हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे उदयपुर वासियों को फायदा मिलता है। आज मेहमानों की सीरीज में हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा सोनी मैम। आप डायरेक्टर ऑफ आरोग्यास वर्ल्ड ऑफ वेलनेस के डायरेक्टर हैं, जो एक संस्थान इंस्टीट्यूशंस जवाहर नगर रेलवे स्टेशन के पास में है। आपका जन्म उदयपुर में हुआ और स्कूल भी उदयपुर से हुआ। आपका कॉलेज BHSC इन फूड एंड न्यूट्रिशन उदयपुर से हुआ है और आपके जीवन में बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। जल्दी शादी होने की वजह से आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई और 10 साल के गैप के बाद में आपने पढ़ाई की और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स आपने प्राप्त किए। आपके अंदर कई सारे एक्सपर्टीज हैं, ऐसे कई सारे ज्ञान हैं जो अभी हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको मिलने वाले हैं। रेखा मैम, सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हेलो सर। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि नेचुरोपैथी, कई सारी चीज़ें मैं आज आपसे सीखा हूँ। नेचुरोपैथी जिसको हम कहते हैं नाड़ी शास्त्र, जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, कई सारे सवाल मैंने तैयार किए हैं। अगर आप अपने श्रीमुख से उदयपुर वासियों को बताएंगे कि नाड़ी शास्त्र क्या होता है और आपको कैसे प्रेरणा मिली इस फील्ड में आने की, प्लीज़। थैंक यू। मैं आभारी हूँ उदयपुर न्यूज़ की, थैंक यू कि आपने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे मौका मिला कि मैं उदयपुर की जनता को इस बारे में पूरी जानकारी दूं। हालांकि नेचुरोपैथी एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है कि हम प्रकृति के द्वारा लोगों को ठीक कर सकते हैं जी। पर जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था बेसिकली नेचुरोपैथी के साथ नाड़ी शास्त्र को कंबाइन करना। नाड़ी शास्त्र का मतलब है कि हम अपने शरीर की प्रकृति को जानें। शरीर में सबसे पहले जो तकलीफ़ होती है उसका सबसे पहला कारण ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ी कहाँ से पैदा हुई है। हमें यही पता नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर असंतुलन पैदा होता है। मेरा इस फील्ड में आने का एक मुख्य कारण ये भी था कि हालांकि मुझे फूड एंड न्यूट्रिशन में शुरू से ही इंटरेस्ट था जी। पर क्योंकि शादी मेरी जल्दी हो गई और उसके जस्ट 10 साल बाद जब मेरा बेटा हुआ 1997 में, वो प्री मेच्योर बेबी 7th मंथ में बॉर्न हुआ था और 7th मंथ में बॉर्न होने की वजह से इट वाज नवंबर 25 नवंबर, तो बाहर का टेम्परेचर था 0 डिग्री और अंदर हीटर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए 35 to 40 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए मेरे को उसकी परवरिश करनी पड़ी जी। इस पूरी परवरिश के दौरान मेरे को 1 साल लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बॉडी को अगेंस्ट लॉ जाना पड़ा, अगेंस्ट नेचर जाना पड़ा। कभी तो मैं बाहर सर्दी में उसको फेस कर रही हूँ और कभी फिर मैं अंदर वापस आऊँ और फिर से मैं हीटर्स की गर्मी के अंदर, तो ये सर्दी और गर्मी की वजह से बॉडी का पूरा असंतुलन बिगड़ गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये, मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत नॉर्मल है, हमें आखिरी दम तक इतनी हिम्मत होती है कि हम अपने शरीर को चला सकते हैं। पर नतीजा ये हुआ कि 1 साल के अंदर पूरी बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हुआ। जॉइंट्स अकड़ गए, स्टिफ हो गए, यहाँ तक कि मैं उस 1 साल के बच्चे को उठा भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की शिकार हुई। मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि इस दौरान कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुए, कई इसके अलावा कहते हैं ना कि अगर सपोज इलाज हो रहा है तो इलाज के साथ साथ हम जन्म पत्री भी दिखाते हैं, ठीक है, और बड़े वैकी तरीके भी अपनाते हैं कि भाई यहाँ चले जाएं, वहाँ चला जाए। कोई वास्तुशास्त्र बोलते हैं कि आप ये रूम चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, कई बोलते हैं आप ये पहन लो तो ये हो जाएगा। इंसान मरता ना क्या करता वाली सिचुएशन थी। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो ठीक है। इस दौरान, इस 1 साल के दौरान मुझे एक बॉम्बे के बहुत ही अच्छे डॉक्टर SN अमीन मिले। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन दिनों स्टीरॉइड्स की तरफ जा रही थी। मेरी जर्नी स्टीरॉइड्स की तरफ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी। हार्डली मैंने 2-3 दिन का ही डोसेज लिया था एंड उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि भाई आपकी एज इतनी छोटी है, अगर आप इस उम्र में स्टीरॉइड्स की तरफ चले गए तो वापस आप लौट नहीं पाओगे। तो ये समय है, कोशिश करो कि जितना नेचुरल वे में आप करोगे उतना अच्छा है। तो मैं उनके इस इशारे को समझ नहीं पाई। उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ऐसे करो, आप थोड़ा सा योगा करो, और योगा में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे फिर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ठीक है मैं मॉर्निंग वॉक कर लूँगी, ये कर लूँगी। पर धीरे धीरे स्विमिंग करते करते, और उन्होंने एक ही मेडिसिन बोली कि आपको सिर्फ पेन हो तब आपको क्रोसिन लेना है।
मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इस 1 साल के दौरान मैंने अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े यूएस के डॉक्टर्स तक से अपॉइंट किया, एंड एवरीबडी सेड कि आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाले समय तक बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी यही बोल दिया कि मैम आपका 1 साल के बाद में तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि पढ़ा तो सिर्फ 1 ही साल है तो इसको जी लेते हैं अच्छी तरह से, और जब जीना ही है तो मर मर के जीने से बेटर है कि एक बार मैं अपने आप को इस नेचर के अंदर डाल के देखती हूँ। मैंने फिर थोड़ा सा जितने भी उदयपुर में, दिल्ली में कुछ नेचुरोपैथ्स थे, मैं उनसे मिली और इसकी बारीकियों को जाना, और साथ ही में किसी ने मुझे हीलिंग की परामर्श दी कि भाई आप हीलिंग के अंदर जाएं। तब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, पर फिर भी मैंने सबसे पहला फोकस नाड़ी शास्त्र के अंदर किया। सारे जितने नेति प्रोग्राम थे सब किए, बॉडी डिटॉक्सीफाई किया। बॉडी डिटॉक्सीफाई के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी थे जिसके अंदर मैंने अपना पूरा फोकस अपनी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, मेडिटेशन टेक्निक्स के पर डाला, और 1 साल के अंदर इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं जो 100% डेथ बेड पर थी, मैं वहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर और मैं फिर से उस पुराने रूटीन में आ गई। तब मेरे दिमाग में आया कि बॉडी इतनी अमेजिंग है कि हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से गुण हैं, अंदर तत्व हैं जिसके द्वारा हम इनको ठीक कर सकते हैं। बट उसकी जगह हमें थोड़ी भी कोई तकलीफ होती है तो हम इमीडिएटली दवाइयों की तरफ अपना रुख हम अक्सर उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो मुझे वहाँ से ये प्रेरणा मिली कि जो तकलीफ मुझे हुई है वो तकलीफ किसी और का ना हो। और उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे वापस से अपनी स्टडी शुरू करी। हालांकि बेटा छोटा था, धीरे धीरे इधर उधर से कई जगह से, उस टाइम पे तो ऑनलाइन भी इतना गूगल भी नहीं होता था, सब जगह जाना पड़ा। दिल्ली गई, बॉम्बे गई, जयपुर गई, अहमदाबाद गई, अलग अलग जगह अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कांटेक्ट किया। एंड देन फिर उसके बाद में मेरी शुरुआत हुई, इट वाज अराउंड 1999। 1999 में मैंने BHMS, दैट इज BEHMS, दैट इज बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी साइंस, विद NHMS, दैट वाज नेचुरोपैथी इन होम्यो मेडिकल साइंस। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया। जब दोनों को मैंने कंबाइन किया तब मुझे पता चला कि ये दोनों ही ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर पूरी तरह से समाई हुई हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो शायद जो तकलीफ मुझे हुई है वो मैं दूसरों को अगर मुझे दिखती है तो मैं उनको जल्द से जल्द उसमें से बाहर निकाल पाऊँ। नाड़ी शास्त्र हमारे शरीर के अंदर की हमारी प्रकृति को जानना है कि हमारे प्रकृति के जो 3 तत्व हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ के अंदर अगर एक भी प्रकृति हमारे शरीर की असंतुलित होती है तो आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानना है और उसको डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से, नेचुरल माध्यम से और थोड़ी सी यौगिक क्रियाओं को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आप जल्द से जल्द इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम घर पे देख रहे हैं, हो सकता है किसी ने अभी इस चैनल को ट्यून किया हो। मैं बता देना चाहता हूँ, आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्टीज़ डॉक्टर रेखा सोनी मैम, डायरेक्टर ऑफ आरोग्यास वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। मैम, जो आपने संघर्ष बताया, जिस स्टेज से आप गुजरे, आज का जो युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है ऐसे कई सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। मैं निश्चित तौर से दावे से कह सकता हूं कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिस आदमी ने सफ़र करके फिर उस चीज़ को, मॉड्यूल को डिज़ाइन किया हो, तो निश्चित तौर पे वो उस चीज़ को फीलिंग के साथ एक्सप्लेन करेगा। तो इस फील्ड में आरोग्यास जो आपका इंस्टीट्यूशन है, इसमें किस किस प्रकार के कोर्सेज, आई एम श्योर आपने इसको एकेडमिकली भी इसको लिया है, किस किस टाइप के कोर्सेज होते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा भी मिलता है? पूरे कोर्सेज को अगर आपने श्रीमुख से समझा पाएँ प्लीज़। आरोग्यास वर्ल्ड ऑफ वेलनेस बेसिकली ये 4 स्तंभ पर बना हुआ एक पूरा पाठ्यक्रम है। दैट इज नोन एज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहला कार्य जो हम करते हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, मतलब शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको हम पूरी तरह से इसके अंतर्गत लेते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसे योग स्नान कहते हैं, और इस योग स्नान के अंदर हम संपूर्ण क्रियाएं, नेचुरोपैथी, नाड़ी शास्त्र और यौगिक क्रियाओं को साथ में कंबाइन करके हम सबसे पहले पेशेंट को फिजिकल लेवल पर ठीक करते हैं। इस फिजिकल लेवल के दौरान कई छोटी मोटी बीमारियां हो गई, जैसे पेट दर्द, सिर में दर्द, कमर दर्द,
साइनस, अस्थमा, इसको हम एक तरीके से एक्यूट डिजीजेस में ही कंसिडरेट करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही ये छोटी मोटी बीमारियां हैं जो छोटे मोटे जुकाम से लेकर एक बड़ी बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ये छोटी मोटी बीमारियां, हमें ऐसा लगता है कि हम एक गोली खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। हालांकि पहले वैद्य, नीम हकीम रंग बिरंगी 4 गोलियां देते थे, लाल, पीली, नीली, हरी। एक्चुअली हमारे शरीर का जो पूरा सिस्टम है वो विबग्योर पर कनेक्टेड है। 7 कलर्स ऑफ बॉडी। उन 7 कलर्स के आधार पर ही वो 7 रंग बिरंगी दवाइयां हमारे शरीर पर काम कर जाती थी। पर आजकल डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं। सिर में दर्द है तो आप सिर के डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास जाओ, कमर में दर्द है तो आप ओस्टियो डिपार्टमेंट में जाओ, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाओ। शरीर तो एक ही है, अब उसके सिस्टम में अगर हम अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, पर ये जो सारा कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम हैंडल तो हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है, हमारा मन कर रहा है। हमारे अंदर से निकलती हुई जो चीज़ें हैं, हमारे अंदर से निकलती हुई भावनाएं हैं, इन भावनाओं की वजह से पूरा शरीर हमारा, तो इसीलिए पहले फिजिकल प्लैनेट को इसको कंबाइन करना पड़ता है। भावनाएं क्या हैं, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, किस वजह से जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, या तो उसके पास कोई फियर है, या उसके पास कोई फोबिया है, या उसके अंदर कई ऐसे अनसुलझे कई प्रश्न हैं जिनकी तलाश में रोज उसके शरीर पर, उसके छोटे छोटे अंगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इस फिजिकल डेवलपमेंट के साथ इमोशनल डेवलपमेंट को जरूर कंबाइन करते हैं, क्योंकि हर चीज तेरो भाव रे, जहाँ जहाँ आपका जैसा भाव होगा वैसा वैसा शरीर पर भी खेल होगा, और वैसा वैसा आपका प्रकृति के भीतर और प्रकृति के बाहर भी खेल होगा। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तब अब आता है हमारी मानसिक स्थिति। अब अगर हम इमोशंस को और फिजिकल प्लेन को समझते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी उसी पर डिपेंड करती है। अगर मन के भाव अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, तो हमारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी अच्छा होगा। जब तीनों चीज़ें हमारी आपस में अच्छी होंगी तो जो एक अंदर का इंटेलेक्चुअल, एक इंटीग्रिटी और एक इंटेलिजेंस है, वो ऑटोमेटिकली निकल कर बाहर एक बहुत ही अच्छे रूप में आप सोसाइटी में उसको अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए फोकस ये रहता है कि आरोग्यास के अंदर इन 4 पिलर्स पर फोकस किया जाए। 4 पिलर्स पर एक बिल्डिंग बहुत अच्छे से बन सकती है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इन 4 पिलर्स के दौरान इस बिल्डिंग को बना के और फिर हम उनको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं, जिसके अंदर फिर कई हीलिंग कोर्सेस आते हैं, ताकि इंसान जो पहले अपनी तकलीफों से निकलता हुआ खुद ठीक हुआ है, फिर दूसरों को भी ठीक कर सके। जी, थैंक यू। दोस्तों देखिए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बारीकी से मैम ने आपको समझाया उन सारी चीज़ों को। हमने बचपन से सुना है कि अगर दिमाग सही नहीं है और हम खाना खा रहे हैं तो शायद उस खाने की जो एनर्जी है वो हमारे शरीर को नहीं लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो बैलेंस है इन 4 पॉइंट्स का, जो मैम ने आपको समझाया, हमको समझाया है, हमें ज़रूर से सोचना चाहिए उसको डीपली कि कहीं हमारे साथ ऐसा हो तो नहीं रहा है। अच्छा मैम, और भी कई सारी चीज़ें सुनी है मैंने, आपके इस कोर्सेज़ के बारे में रिसर्च भी किया है। एक और टर्म जो हमने डिस्कस किया था, भावनाओं से मुक्ति, जिसको हम बोलते हैं EFT, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने श्रीमुख से आप हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाएँ क्या है EFT और ये किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा EFT के बारे में बताने में, क्योंकि मेरी सारी टेक्निक्स EFT पर ही चलती हैं। क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो डिस्टर्बेंस आता है, चाहे घर में आए, चाहे वो आपके घर में है, आपके परिवार में है, या आपके शरीर रूपी घर में है, इन सब के ऊपर हमारे इमोशंस का एक बहुत बड़ा काम है। हम सारी, हमारे घर के अंदर का टर्मोइल हो, चाहे हमारे शरीर के भीतर का टर्मोइल हो, हम अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, जैसे कि भावनाएं हैं, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से उदास हो जाना, या एक कमरे के अंदर चुपचाप एक कोना पकड़ के रोते रहना, अचानक भूख लगना, अचानक भूख का गायब हो जाना, अचानक तेजी से आना, और कई बार जवाब मांगने पर जवाब न देना, ऐसे कई छोटे छोटे इमोशंस हम अपने परिवार में या हम आसपास के माहौल में देखते हैं, जिसके अंदर बच्चे आजकल अगर आप देखोगे, चाहे बच्चे चाहे बड़े हों या हों, इमोशंस के साथ हम पैदा हुए हैं, इमोशंस के साथ हम इस धरती से जाएंगे। पर अगर इसका समन्वय प्रॉपर तरीके से अगर होता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से शरीर की भी संभाल कर पाएंगे, मन की भी संभाल कर पाएंगे, और अपने आत्मा को भी विकसित कर पाएंगे कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। सबसे पहले तो जानना यह है कि हमारी जर्नी क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का।
अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो हम शायद इस पर्पस को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है यहाँ जाने के लिए, तो हम उसके कहने के प्रभाव में वहाँ चले जाते हैं। कोई कहता है आप ये मत करो, आप ये कर लो, तो हम उसके प्रभाव से वो करना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने इमोशंस का पूरा जो खेल है हमने किसी और के रिमोट कंट्रोल, मतलब दूसरे के हाथ में दे रखा है। जो जैसे बटन दबाता है, जैसे रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है, हमारा इमोशंस उसी तरीके से काम करता है। मतलब परिवार में किसी ने हमें हंसा दिया तो हम दिए, किसी ने हमारा मूड खराब कर दिया तो हम रो दिए। मतलब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को दूसरे की कैद में करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे इसका इफेक्ट हमारी इंटेलिजेंस पर पड़ता है। तो EFT एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप इस शरीर के भीतर, हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी में मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। अब मेरिडियन पॉइंट काल्पनिक रेखाओं के आधार पर पृथ्वी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है एक पूरी तरह से एक पृथ्वी के केंद्र में रखकर और उसको बनाया गया है। तो जो सेंटर पॉइंट है, जो हमारी नाभि का सेंटर पॉइंट है, इस नाभि के सेंटर पॉइंट को हम इक्वेटोरियल रीजन मानकर, और जो हमारे हृदय और हमारे गले और जहाँ से हमारी वाणी, हम जहाँ से बोलते हैं, ये हमारी मेरिडियन लाइंस हैं। हाँ। जैसे हमारे विचार जो बाहर के एटमॉस्फेयर को देख के जो हमारे भीतर जाते हैं, हाँ। तो हम उनको कल्पनाओं के रूप में अंदर ले लेते हैं। अब उन कल्पनाओं का संसार होती वो इतनी सी बात है, पर हम उसको एक बहुत बड़ा अजम्पशन बना के, एक बड़ा संसार बना के, और उसकी मेरिडियन लाइंस हम अपने हार्ट के चारों तरफ बना देते हैं। और जैसे 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 उसको कल्पनाएं एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। EFT इस हार्ट के सोर पॉइंट पर काम करता है। मात्र 3 मिनट के माध्यम से आप अपने हार्ट पर टपली बजाकर और अपने जो इक्वेटोरियल रीजन से कनेक्टेड आपके टोटल हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे 17 सेंटर्स हैं। उन 17 सेंटर्स पर जो भी ब्लॉकेज है, चाहे वो शरीर की वजह से है, हो सकता है कि कई बार लोगों को इसमें एक्यूट होने, वो भी उसमें ठीक हो जाता है। कई बार मन से रिलेटेड अंदर जितने भी इमोशंस हैं, जैसे बच्चे अचानक उनको डर लगता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, स्टमक में क्रैम्प्स होने लग जाएंगे, अचानक आंखों में से आंसू बहने लग जाएंगे, या फिर अचानक हंसते हंसते कोई रोने लग जाएगा। तो मात्र 3 मिनट की टपली बजाने से आपके अंदर के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों ही फियर्स, फोबियाज और स्ट्रेस निकलकर बाहर निकल जाते हैं, और आप फिर से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करने लग जाते हैं। राइट। थैंक यू मैम, कितनी खूबसूरती से आपने समझाया। दोस्तों, यही वो बात है कि घर में हम जब देखते हैं कब किसको गुस्सा आ जाता है, और अगर कहते हैं कि दूसरी तरफ से जो शिक्षा चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन, जिसके लिए हम एजुकेशन हमारा बैचलर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उसके साथ में कई सारे गुण ऐसे हैं, उन गुणों की वजह से घर में अशांति पैदा होती है। हम शादी के टाइम पे कुंडली मिलाते हैं, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण, कुछ बुरे गुण दिखते हैं, तो ऐसे कई सारे दुर्गुण को भी कंट्रोल किया जा सकता है नेचुरोपैथी के द्वारा। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज आपके। थोड़ी देर पहले आपने एक और टर्म यूज़ किया था, हीलिंग, और मैं अपनी जिज्ञासा से जानना चाहूँगा, मैंने भी सुना है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये भी थोड़ा सा अगर आप समझा पाएँ, हीलिंग और NLP क्या है, और ये दोनों आपस में, इन दोनों का कैसे क्या संबंध और क्या हेल्प मिल सकती है, मैं अगर आप समझा पाएँ प्लीज़। मानव जीवन एक बहुत ही अद्भुत जीवन है जी। जो जीव इस सृष्टि पर आया है जी, उसके अंदर एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है जी। अगर हम इस बात को जान लेते हैं, जैसे कि प्रकृति में जीव जंतु हैं, उन्हें कहीं भी कोई दर्द है, कोई चोट है जी, तो उसके लिए उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल नहीं लिया जा सकता। राइट। पर हम देखते हैं कि चाहे गाय है, बैल है, कुत्ता है, उसका जो जख्म होता है वो 2 से 3 दिन वहीं बैठे बैठे आंसू बहाता हुआ वो वहाँ से हिलता नहीं है जी। और 3 दिन के बाद में उसका घाव अपने आप बढ़ जाता है। जी। दैट मीन्स बॉडी हैज़ अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। जी। पर हमें जैसे ही एक छींक आती है, खांसी होती है, थोड़ा सा बुखार आता है, हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है हम उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हमारे शरीर के अंदर आती हैं ये ऑटोमेटिकली 48 to 72 आवर्स में अपने आप ठीक हो जाती हैं, जिसके लिए हमें किसी भी तरीके की मेडिकल पद्धति की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एलोपैथ है, चाहे होम्योपैथ है, चाहे नेचुरोपैथ है, क्योंकि बॉडी अपने आप उसके अंदर हील करना स्टार्ट कर देती है। पर क्योंकि हम अब प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाहर की प्रकृति से छेड़छाड़ कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज हमारे शरीर में बहुत इफेक्ट आने लग गए हैं, खान पान की वजह से शरीर में बहुत इफेक्ट्स आने लग गए हैं, और नोइंगली अननोइंगली हम गर्म के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गर्म मिक्स करके
करके हम इस तरीके से शरीर का न चाहते हुए भी बुरी तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। पर तो भी शरीर के अंदर एक इतनी अच्छी प्रक्रिया है कि वो बॉडी के अंदर हर 6 महीने के अंदर उसको एलिमिनेट करती है बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम के द्वारा। अगर हम सर्दी, खांसी, जुकाम को एक नॉर्मल प्रक्रिया समझें और अगर वो 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है तो इससे छेड़ाछाड़ी ना करें। दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग सिस्टम। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड में यही होता है कि कुछ मेरे भीतर चल रहा है पर मेरे भीतर की प्रकृति को कोई बाहर वाला प्रकृति का पुरुष छेड़ देता है। किसी ने बोल दिया अरे ये हो गया, कोई बोलेगा नहीं नहीं अगर ये हो गया है तो तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, कोई बोलेगा अच्छा ये इमोशंस हैं तो इसकी जगह पे ये काम करो। पर बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म, सेल्फ सोल अपने आप ही आपको अवेयर करता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, बट मैं उसको हटा के मैं किसी और की बात की तरफ ध्यान देता हूँ तो मैं यहाँ से अपनी प्रोग्रामिंग को छोड़कर, अपने लिंग्विस्टिक पोस्चर्स को छोड़कर मैं दूसरों की तरफ डाइवर्ट हो जाता हूँ। अब दोनों से क्या होता है, बॉडी का हीलिंग सिस्टम, सेल्फ मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया और मेरी प्रोग्रामिंग किसी और की प्रोग्रामिंग के साथ चलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम काम किस तरीके से करते हैं कि 7 से 14 साल के जो बीच का बच्चा है उसके अंदर का एक सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ बिल्डिंग मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो उसकी सोच चल रही होती है। सपोज कि जैसे एक गुलाब का फूल है, एक गेंदे का फूल है। गुलाब के अंदर एक अपनी सॉफ्टनेस है, गेंदे के फूल की एक अपनी हार्डनेस है। पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि जिस बच्चे के अंदर हार्डनेस है उसको बोलते हैं कि तुम उसकी तरह सॉफ्ट हो जाओ। जो बच्चा गुलाब की तरह सॉफ्ट है उसको बोलते हैं कि तुम इसकी तरह हार्ड हो जाओ। जो बच्चे मार खा के आते हैं तो उसको सिखाते हैं कि तुमने मार क्यों खाई, तुम मार के आ जाते। और जो मार कर आते हैं उनको सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट ये एक सेल्फ मैकेनिज्म है, हर सोल का एक परफॉर्मा है। हम इस लाइफ के अंदर आए, हमारे पास अपने गुण धर्म संस्कार हैं। इस गुण धर्म संस्कार को हम 7 से 14 साल के बीच में डाइवर्ट कर देते हैं। तो हम उसकी एनर्जी को नोइंगली अननोइंगली डाइवर्ट करके जैसे ही दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 14 to 21 की टीन एज के अंदर आते आते बच्चे पूरी तरह से मिसगाइड हो जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे मिसगाइड होते हैं यहाँ पे NLP की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। इस प्रोग्रामिंग से हम उसके अंदर की जो पोटेंशियलिटी है, जो उसके अंदर की एनर्जी है, उसका हम पूरी तरह से बाय काउंसलिंग सेशंस, बाय लाइफ स्किल्स के माध्यम से या फिर NLP को पूरी तरह से यूज़ करके उसकी जो ओरिजिनल ब्रेथ है उसको सिंक्रोनाइज करके बाहर ले आते हैं। तब उसे वापस से धीरे धीरे आभास होना शुरू हो जाता है कि ये मैं गलती क्या कर रहा था। जितनी जल्दी अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा इसको आप चाहे 40 की एज में, 50 की एज में भी हीलिंग और NLP को कंटिन्यू करके, दोनों को कंबाइन करके आप पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। राइट। थैंक यू मैम। दोस्तों, हो सकता है कोई लोग अभी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हो। हमारे इस हेलो उदयपुर के खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रेखा सोनी मैम, डायरेक्टर ऑफ आरोग्यास वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। आपकी एक्सपर्टीज़ नेचुरोपैथी में है। हमने कई सारे सवाल पूछे हैं नेचुरोपैथी के फील्ड में भी। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी भी उठा है मैम कि चूँकि एक अर्ली एज में यही चीज़ ठीक है, कभी हमने ऋषि मुनि से ले ली, हम दूसरों से ज्ञानवर्धक लोगों से लेते थे। इस हर क्षेत्र कहीं ना कहीं एकेडमिक का रूप लेता हुआ जा रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, क्या एकेडमिक में ये आया है, और आया है तो क्या इस फील्ड में भी कोई सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर रोजगार के भी इस फील्ड में चांसेस हैं, या आपने दिलवाए हुए? नहीं, डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर अब कई रोजगार उपलब्ध हो गए हैं। जब आज से मैंने 12 साल पहले स्टार्ट किया था तब इसकी उपलब्धता और इसकी जानकारी काफ़ी कम थी, बट उसके बाद में धीरे धीरे इसके बोर्ड बनने लग गए। और आज भी हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम जनरली हमारे पास लोग आते पेशेंट्स के फॉर्म में ही हैं, क्योंकि किसी को भी इसके प्रति ये नहीं होता है। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं, लोग चाहते हैं कि बीमारी के आने से पहले हम इन चीज़ों को सीख लें। कई टीन्स, कई यंगस्टर्स अब बहुत अच्छे से इस क्षेत्र के अंदर रुचि ले रहे हैं, उन्हें मज़ा आने लगा है, क्योंकि वो आते अपने पेरेंट्स की बीमारी की वजह से हैं, पर बाद में उन्हें लगता है कि अगर मैं इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लूँ और अगर मैं इस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का डॉक्टर बन जाऊँ तो मेरे लिए तो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि वो अपने घर के 4 आसपास सराउंडिंग के लोगों को बहुत अच्छे से बिना किसी दवाई के और बिना किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से नेचर से जुड़कर लोगों को ठीक कर सकता है। तो अब हमने इसके अंदर रोजगार उपलब्ध करवाना शुरू किए हैं।
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हम इसके अंदर लोगों को देते हैं। एंड इसके अंदर हम इसको, ये इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, आरोग्यास को पूरी तरीके से उसके साथ एसोसिएट करवा के हम लोगों को इसके अंदर बैचलर्स, मास्टर्स, यहाँ तक कि आप इनको पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने उनको देना स्टार्ट किया है, जिसमें टोटल 40 कोर्सेज हैं। इन 40 कोर्सेज के अंदर आप 4 मेन सब्जेक्ट्स और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले सकते हैं। 40 सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जैसे बेस फ्लावर थेरेपी हो गया, हर्बल मेडिसिन हो गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ स्पिरिचुअल हीलिंग, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, म्यूजिक मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, अरोमा थेरेपी, ऐसे करके कई 40 वोकेशनल कोर्सेज हैं। इन 40 कोर्सेज के अंदर से आप 4 मेन एंड 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर एंड देन इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के द्वारा आप 1 ईयर का पूरा कोर्स करके देन स्लोली आप इसके बाद में, क्योंकि ये हमने प्रोग्राम उनके लिए रखा है जो 10वीं या 12वीं पास है, उसके बाद में उनको 3 साल की ट्रेनिंग हमारे अंडर में लेनी पड़ती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम समझाने के लिए। दोस्तों, एक नया फील्ड है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। आज से कई सालों पहले हम इसी आधार पर जो भी इलाज करते थे, ऋषि मुनि करते थे। ये फील्ड में आपने कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति को फिर से आपने जीवित करने का काम किया है। मैम, एक और आप अभी बीच में बात कर रहे थे, एक तो इस प्रकार की समस्या, चूँकि इस प्रकार की समस्याओं के लिए ये भी हमने देखा हुआ कि जब समय खराब चल रहा होता है तो वो किसी न किसी के पास जाएगा। तो आपके पास भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि इस फील्ड में आपको अच्छा खासा अनुभव है, कि एक तो लोगों को समस्या हुई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से या किसी भी XYZ प्रॉब्लम से वो ग्रसित हुए, फिर वो आपके पास आए, मतलब समस्या के बाद आपसे संपर्क किया। मेरा ऐसा मानना है कि समस्या के बाद तो आदमी सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, और एक समस्या आएगी स्वाभाविक। इस परिवार में सबका नेचर अलग अलग है, तो समस्या सबके साथ आने वाली है। तो समस्या से पहले ही इस प्रकार की ट्रेनिंग लिया जाए, जिस प्रकार के कोर्सेज आपने ऑफर कर रखे हैं। तो आप थोड़ा सा समझाएं कि समस्या आने से पहले ज्वाइन करना बेहतर होगा लोगों को, आपको, या फिर ज्वाइन करने, समस्या आए उससे पहले ही ज्वाइन कर ले, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्लीज़। डेफिनेटली मुझे आज ये माध्यम मिला है जहाँ मैं अपने विचार व्यक्त कर सकती हूँ, और मेरा सबसे अनुग्रह यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, और समस्या के आने से पहले हम इस चीज़ का निवारण करेंगे तो शायद हम अपनी इस उम्र को, जैसे कि पहले ऋषि मुनि 100 से ज़्यादा साल, 120, 140 साल जी सकते थे, तो शायद हम वापस इस पद्धति पर दोबारा आ सकते हैं जी। और हालांकि कई लोग बीमारी के समय पर भी आते हैं जो पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं। कई मेनोपॉजल स्टेज में आने वाली जितनी भी लेडीज़ हैं 40 के बाद में बड़ी डिप्रेसिव हो जाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, बच्चे अपने काम पर चले जाते हैं, पति अपने काम में बिजी होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। तो इस तरह के जितने भी अवसाद और डिप्रेशन का कारण होता है उसकी वजह ही यही है, क्योंकि हम प्रकृति से इन दिनों जुड़े नहीं हैं। आजकल काम सारा जो है मोर और लेस लेबर्स कर देती हैं और लेडीज़ कम्प्लीटली फ्री रहती हैं, तो उसका फ्रस्ट्रेशन चाहे तो हम अपने घर में अपने हस्बैंड पर निकालते हैं या हम अपने बच्चों पर निकालते हैं, तो इसका पूरा इफेक्ट एक फैमिली के ऊपर पड़ता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे अगर आप इस दौर से गुजर भी रहे हैं तो भी जल्द से जल्द इस पद्धति को अपनाएं, और आप मात्र 4 से 6 महीने के अंदर पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां से मैंने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरी लाइफ भी एक डेड एंड पर चली गई थी, पर मुझे विश्वास है कि इवन 80 to 90% वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन कंडीशंस में आने के बाद भी अगर आपकी दृढ़ शक्ति है तो आप वापस इस पद्धति के साथ जुड़कर बाहर आ सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमें इसके अंदर थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे मेडिकल साइंस की हम सारी चीज़ें कर चुके होते हैं तो हमें ये लगता है कि अब क्या होगा। पर जब तक है जान तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए, और जितनी भी प्राकृतिक पद्धति है, चाहे उसके अंदर आपका एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, नेचुरोपैथी, तो आप इतनी छोटी छोटी पद्धतियों से जो आपके अंदर का नाड़ी संचार है, जो रक्त संचार है, शरीर के अंदर सिर्फ बीमारियां रक्त संचार के रुकने की वजह से होती हैं, और उसका इलाज सिर्फ इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के अंदर है जब तक कि आप क्रॉनिक स्टेज में नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप करेंगे तो और अच्छा है। ओके, थैंक यू मैम जानकारी देने के लिए। मैंने काफ़ी समय पहले और कई महान शख्सियतों से ये भी सुना है
इवन मदर टेरेसा कहते थे कि अगर आप युद्ध रोकने के लिए मुझे बुला रहे हो तो उस समय उनकी एनर्जी उस लेवल पे होती कि मैं नहीं रोक सकती हूँ उसको। अगर आप युद्ध से पहले लोगों से मुझे मिलवाओगे तो शायद मैं उनके माइंडसेट को चेंज करके वो युद्ध नहीं होने से बचा सकती हूँ। तो काफ़ी हद तक मुझे नेचुरोपैथी इस पर्टिकुलर संदेश को भी संतुष्ट करते हुए दिखती हैं। आपका क्या सोचना है, क्या नेचुरोपैथी भी इस प्रकार की समस्याओं को आए उससे पहले कैसे रोक सकती, थोड़ा अगर आप भी समझा पाएँ, क्योंकि एक पूरा प्राकृतिक पद्धति है। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो हम इसको नेचुरोपैथी से, मैंने जैसे बताया कि 60-70% डिजीज़ पे इसको क्योर किया जा सकता है, पर अगर इस शरीर रूपी बिल्डिंग के अंदर अंगों की लड़ाई शुरू हो गई है, युद्ध स्तर पे आ गए हैं और अंगों ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब उनको बुरी तरह से पराजित करना ही है, तब वहाँ पर बेज फ्लावर थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि बेज फ्लावर थेरेपी पूरी तरह से मेडिकल साइंस पर आधारित है और यहाँ पर हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माइंड पर काम करते हैं कि पेशेंट बात कहाँ से कर रहा है, क्योंकि जो भी बीमारी का लेवल आज पहुँच चुका है उस बीमारी के लेवल का कारण कहीं ना कहीं मानसिक है या भावनात्मक स्तर पर इस बुरी हद तक पहुँच चुका है कि जिसकी वजह से शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, उन्होंने हथियार डाल दिया है और युद्ध शुरू हो गया है। हालांकि जब युद्ध बुरी तरह से आपके शरीर पर प्रभावित हो चुका है, क्योंकि जो होने वाली बात है वो होके रहेगी और जो नहीं होने वाली बात है वो बिल्कुल नहीं होगी। सो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट कीप ट्राइंग फॉर द बेस्ट। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी अगर हमें लगता है कि हम इस स्तर तक पहुंच चुके हैं, हमें यहाँ हार नहीं माननी चाहिए और अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। थैंक यू मैम। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप मैम ने हमको बहुत सारी जानकारी दी और जिस फील्ड के बारे में शायद आप में से कई सारे लोग हम कथाओं में सुना करते थे, वो फील्ड आज वापस एक एकेडमिक शिक्षा का रूप ले चुका है और कई सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है, आप दे रहे हैं। आप थे आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर रेखा सोनी मैम, डायरेक्टर ऑफ आरोग्यास वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। आपका एक्सपर्टीज़ है नेचुरोपैथी में, कई सारे आप थेरेपीज़ प्रोवाइड करती है नेचुरल तरीके से। हमने कई सारे सवाल पूछे हैं, मुझे उम्मीद से दावे से कह सकता हूँ कि व्यूअर्स को, उदयपुर वासियों को इसका ज़रूर से फ़ायदा मिला होगा। एक आखिरी सवाल में मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, इस हेलो उदयपुर ये कार्यक्रम तकरीबन 4-5 महीने से चल रहा है और हेलो उदयपुर रखने का कारण ही हमारा ये था कि इस मंच के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व को हम प्रस्तुत करते हैं उदयपुर वासियों के लिए, अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान उनको उपलब्ध करवाते हैं। मैं चाहूँगा 2 लाइन में आप भी अपने फीडबैक अगर देना चाहें इस कार्यक्रम के बारे में, आपका क्या सोचना है प्लीज़। आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो आपने ये प्रयास उदयपुर वासियों के लिए किया है, क्योंकि अब उदयपुर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है इसका अभाव है और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आज अपनी कार्यशैली को आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे साथ साथ ऐसी बखूबियाँ, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके माध्यम से लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा और जितनी ज़्यादा नॉलेज हम लोगों के बीच में बांटेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट होएगी और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होएगी तो उदयपुर एक स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ वो सौंदर्य के साथ स्मार्ट नहीं बने, बट सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि, मन, तर्क, वितर्क सबके साथ अगर वो आगे बढ़ता है तो इससे अच्छा और प्रयास हो ही नहीं सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये कार्यक्रम को आपने बनाया है और मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप ये कोशिश करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंच पर लेकर आए ताकि उदयपुर की जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू। दोस्तों आज इस कार्यक्रम को हमें ये रोकना पड़ेगा समय की कमी की वजह से। अच्छा, इस कार्यक्रम से निश्चित तौर पे कई सारे फीडबैक हमें YouTube पर मिलते जा रहे हैं। अगर कोई इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नहीं देख पाया है तो आप इस कार्यक्रम को नेक्स्ट डे हमारा द्वारा बनाए गए ऑफिशियल चैनल YouTube के ऊपर आप जाके फिर से देख सकते हैं। आप टाइप कीजिएगा उदयपुर न्यूज़ चैनल और इस कार्यक्रम को देखिएगा और साथ में अपने फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज हमारा सफ़र यहीं तक, फिर मुलाकात करते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के था। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मैम।